हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो के अंदर पिछला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है अपना चौथा चैप्टर, विश्व का इतिहास। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से अपना एक ही क्वेश्चन बनता है, वो है सिर्फ 4 नंबर का। मतलब एक बड़ा क्वेश्चन आता है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो अपन इस चैप्टर के अंदर विश्व के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन इसके अंदर जो पहला टॉपिक है अपना, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस तरह से हुआ और इसके क्या क्या कारण रहे। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद होता है देश के प्रति निष्ठा। देश के प्रति निष्ठा की भावना जो होती है वो क्या कहलाती है? अपनी राष्ट्रवाद कहलाती है। निष्ठा का मतलब देश के प्रति प्रेम या फिर देश के प्रति समर्पित होने की भावना क्या कहलाती है? अपनी राष्ट्रवाद कहलाती है। इसके बाद देखो, जो यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो सबसे पहले जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था उससे प्रभावित था। अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उससे यूरोप के अंदर लोगों को प्रेरणा मिली और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसके अलावा अपन बात करें कि नेशन स्टेट के रूप में सबसे पहले जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी के अंदर, उससे भी लोगों को प्रेरणा मिली कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत होनी चाहिए। लोगों ने धीरे धीरे कोशिशें की और कोशिशें उनकी कामयाब भी हुई। देखो, सबसे पहले अपन बात करें 18वीं शताब्दी से पहले, मतलब जो 18वीं शताब्दी थी उससे पहले लोग क्या कर रहे थे कि छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर मजहब के हिसाब से या फिर जाति के हिसाब से या फिर अपनी जो लोक कलाएं हैं, संस्कृति है, उसके हिसाब से सारे अलग अलग भागों के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड रहते थे। अलग अलग उनकी मान्यताएं थी, अलग अलग तरीके से काम करते थे। इसके बाद जैसे ही मान लो यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उससे लोगों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होना शुरू हो गया। इसमें देखो कि जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होने से पहले कुछ लोग थे, वो राजशाहियों के रूप में या कैंटेनों के रूप में विभक्त थे। अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। तो वो भाषाएं कौन कौन सी थी? देखो, जो हैब्सबर्ग था उसके अंदर जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग का मतलब होता है जो निम्न तबके का, जो बेचारे शुरू से संघर्ष करते आ रहे थे, वो वर्ग, तो वो जर्मन भाषा को बोला करता था। उसके अलावा जो लोम्बार्डी और वेनेशिया जो शहर थे, उनके अंदर इतावली भाषा बोली जाती थी। उसके अलावा जो हंगरी था, हंगरी के अंदर मैग्यार, कुछ लोग तो मैग्यार भाषा का प्रयोग करते थे और कुछ और छोटी मोटी जो बोलियां थी उनका प्रयोग करते थे। उसके अलावा जो ग्लीसिया जो शहर है उसके अंदर पोलिश भाषा का प्रयोग किया जाता था। मतलब ये सारे के सारे लगभग कुलीन वर्ग थे और इनमें ये भाषाएं अलग अलग प्रकार की बोली जाती थी और इनसे ये था कि अपन इनको एक जगह इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल काम था, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग लोग अलग अलग तरह से डिवाइड थे और उनको एक जगह पे इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल काम था। तो इसके लिए अपने पास कुछ कारण हुए राष्ट्रवाद के कि इनको सारों को एक जगह कैसे किया जाए और इनके क्या क्या कारण हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि मध्यम वर्ग का उदय। सबसे पहले अपन बात करें कि अपना जो था कुलीन वर्ग, मतलब जो सबसे निम्न वर्ग था उस टाइम पे, लगभग यूरोप के अंदर जो था वो कुलीन वर्ग था और शासन था ना वो निरंकुश था। मतलब जो राजशाही था, राजा था, वो निरंकुश प्रकार का हुआ करता था और वहाँ पे जो कुलीन वर्ग था वो सबसे निम्न था और वो ही क्या करता था, मतलब जमीन वगैरह में खेती वगैरह करने का काम करता था। हालांकि इनकी संख्या काफ़ी कम थी, मतलब जनसंख्या काफ़ी कम थी और लगभग जो थे वो कृषक थे, मतलब किसान थे। कुलीन वर्ग के जो लोग वो थे किसान। अब इसमें देखो कि अपने पास जो पश्चिमी यूरोप था उसके अंदर जो किसान थे वो छोटे काश्तकार के रूप में थे या फिर किराएदार, मतलब किसी की जमीन किराए पे ले लेते और उसमें खेती करने का काम करते। उसके अलावा जो मध्य और पूर्वी जो यूरोप था उसके अंदर भूदास हुआ करते थे, जागीरदार या बड़े जमींदार, मतलब जो काफ़ी बड़ी संख्या में जमीन रखते थे। वो क्या करते थे कि मतलब जो कुलीन वर्ग था उसके अधिकारों का धीरे धीरे हनन करने लग गए, क्योंकि इससे देखो जैसे जैसे कुलीन वर्ग का विकास होने लगा वैसे वैसे कई प्रकार की जो व्यवसाय के साधन या कृषि में भी कई आविष्कार होने लग गए। तो इन जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनके अधिकारों का हनन होना शुरू हो गया और इस वजह से जो कुलीन वर्ग था उसके मन में एक राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई कि क्यों ना अपन भी इस तरह से इनकी तरह और आगे बढ़ें और धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना इनमें जागृत होने लग गई। उसके बाद देखो अगला जो है अपना उदारवादी राष्ट्रवाद,
मतलब उदारवादी राष्ट्रवाद का मतलब होता है मर्यादित स्वतंत्रता या फिर समानता। स्वतंत्रता मतलब अपने को हर एक चीज़ की, भाषण की, लेखन की, सभा की, या फिर अपने को कोई भी धर्म अपनाने की, कुछ भी करने की अपने को जो स्वतंत्रता है जो संविधान के अनुसार होती है, तो वो क्या कहलाती है, अपनी उदारवादी राष्ट्रवाद कहलाती है। उसके अलावा देखो समानता, समानता मतलब सभी को समान हक प्रदान करना क्या कहलाता है, समानता। मतलब किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का, गरीब अमीर का, या फिर जात पात का कोई भी भेद नहीं हो, वो क्या कहलाती है, अपनी समानता कहलाती है। इसके बाद देखो कि इसके अंदर जैसे ही मतलब ये उदारवादी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो इसने किस तरह से राष्ट्रवाद को, मतलब राष्ट्रवाद को परिभाषित किया, या फिर राष्ट्रवाद का उदय किस तरह से हुआ लोगों में। तो इसमें देखो कि जो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद हुआ, उससे क्या हुआ, बाजारों में मुक्ति, चीज़ों एवं पूंजी पर नियंत्रण खत्म करने की मांग की गई। मतलब जो बड़ा वर्ग था, या फिर जो अपन बोले कि यहाँ पे जागीरदार या भूदास वर्ग था, तो ये लोग क्या करते थे, अपने को ऊंचा साबित करने की कोशिश करते, और जो निम्न वर्ग था उसका शोषण होता था। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, जो कुलीन वर्ग था इसने मांग उठाई कि अपने को बाजारों में मुक्ति चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का हमें कोई समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई चीज़ या फिर कोई पूंजी है उस पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं होना चाहिए, सबका अलग अलग अधिकार होना चाहिए, या फिर जितनी लोग मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार उनको मेहनताना मिलना चाहिए। उसके बाद देखो ये सारा का सारा करने के लिए जो नेपोलियन था उसके नेतृत्व में एक 39 राज्यों का महासंघ बना, मतलब एक काफ़ी बड़ा समूह बन गया 39 राज्यों का, और उसके अंदर मतलब इन चीज़ों पे नियंत्रण करने की मांग पुरजोर उठाई गई। और इसके समय में जैसे मतलब ये 39 राज्य थे, इनमें सारों में मुद्रा और नाप तोल सारी की सारी प्रणाली वो सब में अलग अलग हुआ करती थी। इसमें देखो सबसे पहले अपन बात करें कि जब 1833 के अंदर हैम्सबर्ग एक शहर है, और उससे यूरेबर्ग, मतलब अगर कोई वस्तु अपन व्यापार के लिए हैम्सबर्ग से यूरेबर्ग लेके जाते तो अपने को 11 प्रकार के जो सीमा शुल्क है वो प्रदान करने पड़ते या चुकाने पड़ते। उसके अलावा जैसे 1834 के अंदर पर्सा जो सबसे शक्तिशाली था, मतलब ये जो क्षेत्र थे इनमें सबसे शक्तिशाली जो क्षेत्र था वो पर्सा था, तो इसमें एक शुल्क संघ की स्थापना की गई जिसको अपन जोल्वेराइन के नाम से जानते हैं। और ये जो जोल्वेराइन संघ था इसके अंदर अधिकांश जो जर्मन राज्य थे उन्होंने भाग लिया। और इनमें क्या हुआ कि मतलब जैसे ही ये संगठन बना, देखो एक तो ये नेपोलियन का बन गया, उसके अलावा जो ये पर्सा में एक शुल्क संघ बन गया जोल्वेराइन। तो इसके द्वारा क्या किया गया कि मतलब जो सारी की सारी जो फालतू की बातें थी, यहाँ पे बाज़ारों पे नियंत्रण था, या फिर पूंजी पे, चीज़ों पे कोई भी नियंत्रण था, या फिर अनेक प्रकार के अपने को कर देने पड़ रहे थे, तो इन सारों को कम करने का प्रयास किया गया और एक शुल्क अवरोधक मतलब शुरू किया गया, या शुल्क अवरोध समाप्त किया गया, जिससे सिर्फ और सिर्फ अपने को 2 प्रकार की तो अपने को मुद्रा चलन में आ गई। पहले 30 से अधिक प्रकार की मुद्राएं थी, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार की मुद्रा ही अपने पास शेष रही, चलन में रही। उसके अलावा देखो इस तरह से देखो लोगों में क्या हुआ, देखो पहले तो ये क्या थे, अलग अलग टुकड़ों के अंदर बटे हुए थे, लेकिन नेपोलियन का शासन आया, इसने 39 राज्यों का एक महासंघ बना दिया। उसके अलावा जैसे एक पर्सा का एक था, तो उसने एक शुल्क संघ स्थापित कर दिया जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। तो इस तरह से इन लोगों ने इनको एक करने का प्रयास किया, और एक करने के प्रयास से ही धीरे धीरे लोगों में जागृति आई और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसके बाद देखो अगला जो अपना है इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति, मतलब ये 2 क्रांतियां जिससे यूरोप ने काफ़ी ज़्यादा शिक्षा ग्रहण की। तो देखो अपन बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड का शासन तंत्र है वो दैवीय औचित्य का कोई स्थान नहीं है। मतलब इंग्लैंड के अंदर जो इंग्लैंड की क्रांति हुई उसके अंदर एक बात रखी गई कि शासन तंत्र के अंदर दैवीय औचित्य का कोई स्थान नहीं है। मतलब कोई भी राजा है तो वो अपने आप को मतलब देवता के रूप में नहीं मान सकता, सबको समान अधिकार प्राप्त करवाने होंगे। एक तो लोगों ने इससे जागृति हासिल की। दूसरी थी अपने पास फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति में कहा गया कि स्वतंत्रता इतनी पावन है कि कोई भी सरकार अवहेलना नहीं कर सकती। अवहेलना का मतलब होता है उस चीज़ को गलत नहीं ठहरा सकती, या फिर कोई भी बात हो उसको मानना पड़ेगा कि स्वतंत्रता सबके लिए जायज़ है और इसको सबको मिलनी चाहिए। तो देखो स्वतंत्रता इतनी पावन है कि कोई भी सरकार अवहेलना नहीं कर सकती। इसके बाद देखो अगला पॉइंट आता है अपना 1815 ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवाद। देखो
कि यहाँ पे 1815 ईस्वी के बाद एक नए रूढ़िवाद की शुरुआत हुई। उसमें देखो सबसे पहले अपने पास यहाँ पे नेपोलियन था। अपन ने गुप्त साम्राज्य के अंदर पढ़ा था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट की संज्ञा दी गई भारत के नेपोलियन की, वो समुद्रगुप्त को दी गई। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त था, उसने काफ़ी विजय हासिल की थी जिस तरह से नेपोलियन ने हासिल की थी। तो इस तरह से जो नेपोलियन था उसका भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब आक्रांत बढ़ता गया लोगों के अंदर। मतलब इसने अपनी जो शासन पद्धति थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर दिया और लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। तो इसके उपरांत 1815 के अंदर ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया, तो इन तीनों और जो छोटे मोटे यूरोपीय देश थे, इन लोगों ने क्या किया, 1815 ईस्वी के अंदर नेपोलियन को बुरी तरह हरा दिया। और इन जो देशों के जो सभी प्रतिनिधि थे उन्होंने वियना के अंदर एक मतलब संगठन की स्थापना की, या फिर एक जगह पे मिले सारे के सारे, और उन्होंने कुछ अपनी तरफ से कुछ घोषणाएं की, कुछ नए सुझाव इनके पास मिले और लोगों ने कुछ बदलाव करने की कोशिश की। तो इसमें देखो इन्होंने क्या किया कि यूरोप का पुनर्जागरण और पुरातन व्यवस्था थी इसको रख कर और कुछ नए काम करने की कोशिश की। जैसे अपने पास राष्ट्रीयता थी, उदारवाद, लोकतंत्रीय भावना, तो ये सारी की सारी लोगों के अंदर उदय करने की कोशिश की, जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता आए, आपस में प्रेम की भावना बढ़े और लोग क्या हो, राष्ट्रवाद के लिए सचेत हो जाएं और राष्ट्रवाद के उदय का कारण बने, या फिर राष्ट्रवाद को उदय करने के लिए पुरजोर कोशिश करें। उसके बाद देखो अगला आता है अपना क्रांतिकारी। जैसे अपन भारत की बात करें तो भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था अपना, वो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब भारत में काफ़ी मतलब अंग्रेज़ों के जो अधिकार था उससे भारत की जनता थी काफ़ी परेशान थी। तो उसके लिए लोगों ने प्रयास किया और 1857 के अंदर जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था वो शुरू हुआ। लेकिन धीरे धीरे अगर अपन बात करें कि 90 साल बाद 1947 के अंदर भारत आज़ाद हुआ, मतलब काफ़ी लंबा समय गुजर गया और लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपनी जान की आहुतियाँ देनी पड़ी। मतलब जो काफ़ी क्रांतिकारी थे वो शहीद हुए और उनकी वजह से आज भारत आज़ाद हुआ। इसी तरह से जो यूरोप का जो राष्ट्रवाद था उसके अंदर भी कई क्रांतिकारी हुए, लेकिन इनमें समस्या थी कि 1815 का दमन, मतलब जो नेपोलियन को हराया था, तो नेपोलियन के हराने के कारण वहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनके अंदर दमन का और भय का माहौल पैदा हो गया, सारे के सारे डरने लग गए। तो इस वजह से क्या हुआ कि लोग जो क्रांतिकारी थे वो भूमिगत हो गए, मतलब छुप गए एक जगह से, मतलब अंडरग्राउंड हो गए, बोलते हैं ना अपन अंडरग्राउंड हो गए, तो अंडरग्राउंड हो गए। और उन्होंने क्या किया कि अंडरग्राउंड रह के और कुछ प्रशिक्षण प्राप्त किया और कुछ अपने अलग अलग संगठन बना लिए कि जिससे आगे आने वाले समय के अंदर कुछ अच्छा किया जा सके देश के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे अपने संगठन बना के और उन्होंने राष्ट्र की एकता के लिए अपना काम करना शुरू कर दिया। देखो क्रांतिकारी का मतलब ये होता है कि राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध व नए राष्ट्र राज्यों की स्थापना। मतलब जो पहले राजा का शासन हुआ करता था कि सारा का सारा जो साम्राज्य था वो किसका था, राजा का था। राजा सर्वे सर्वा होता था, राजा जैसा करता था वैसा प्रजा मानती थी। उसके बाद जैसे क्रांतिकारी जो आए उन्होंने ये किया कि जो अपना राजा है राजतंत्र को छोड़ के और जो जनतंत्र है उसके ऊपर बल दिया जाए, या फिर सभी लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। उसके साथ साथ देखो अगला जो अपना पॉइंट आता है, देखो इस वजह से भी क्या हुआ कि लोगों ने अलग अलग अपनी यूनिटी बनाई। जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपनी अपनी यूनिटी बनाई और यूनिटी बनाने के साथ साथ लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना शुरू कर दिया। उसके बाद देखो अगला जो पॉइंट आता है अपना, वो भाषा व लोक कलाओं का योगदान। देखो हर एक क्षेत्र के अंदर अगर अपन कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर आज मैं यहाँ पे आपको वीडियो दिखा रहा हूँ या फिर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें अगर मैं लोकल लैंग्वेज थोड़ी बहुत यूज करूँ या फिर अपनी जो कॉमन लैंग्वेज है वो यूज करेंगे तो वो अपने लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। इसी तरह से इसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा। देखो एक तो युद्ध किया लोगों ने, आपस में लड़ाई झगड़े करके या फिर राजाओं से किसी भी तरह से अपनी मांगे मनवाने के लिए कई युद्ध किए या फिर कई विद्रोह किए। उनके साथ साथ जो अपनी
भाषा है उसका भी अहम रोल रहता है। इसके अलावा देखो जैसे मतलब भाषा हो गया या फिर कोई कहानी किस्से है, पुराने टाइम की कोई कहानियाँ किस्से हैं जो अपने को आज भी अपने घर में कोई बुजुर्ग सुनाते हैं तो अपने मन में एक देश प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। तो इसी तरह से लोगों ने यहाँ भी क्या किया कि अपनी भाषा के साथ साथ लोक कला, संगीत, काव्य, किस्से, कहानियाँ, तो इन सब से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने की कोशिश की। और इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। लेकिन इसके बीच एक समस्या पैदा हो गई कि जो यूरोप था उस पे रूस का अधिकार हो गया, और रूस का अधिकार होने से देखो रूस की जो मुख्य भाषा थी वो पोलिश भाषा थी, और रूस के जो लोगों ने क्या किया, पोलिश भाषा को हटाकर और वहाँ पे रूसी भाषा शुरू कर दी। मतलब जो स्कूलें थी उनके अंदर भी पोलिश भाषा को ख़त्म करके और रूसी भाषा शुरू करवा दी। उसके बाद देखो क्या हुआ कि 1831 ईस्वी के अंदर जो रूसी जो लोग थे उनका यूरोपियों ने सशस्त्र विद्रोह किया, काफ़ी ज़्यादा पुरजोर विद्रोह किया। और विरोध के कारण ये रहा कि जो आगे आने वाला समय था उसके अंदर चर्च या फिर कोई धार्मिक आयोजन था या फिर जो स्कूलें थी उनके अंदर अपनी जो पोलिश भाषा थी वो वापस से शुरू कर दी गई। तो इस तरह से अपने पास ये 6 कारण रहे यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद उदय होने के, और धीरे धीरे देखो इन 6 कारणों से लोगों के अंदर जागृति आई और यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो देखो इस तरह से अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो देख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपन इसी तरह के और वीडियो बनाते रहें।